Hey guys, how are you? I hope you guys are doing well. My name is Arjun and welcome back to my YouTube channel. So I very recently created this YouTube channel, तो आप भी नहीं जानते मैं कौन हूँ. So I'll quickly give you like an introduction. So hi, I'm Arjun. I am a qualified chartered accountant. I got an All India rank 1 in my CA exams. I'm also a CFA charter holder. I've worked with the Boston Consulting Group. I've worked with KPMG, and here I am getting into teaching now. So the thing is, ये capsule divisions क्या है sir? मैं अगर आपको quickly बताऊँ तो सर CFA लेवल 1 जो है इट्स अ ह्यूज कोर्स, बहुत वास्ट कोर्स है. 10 सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट 93 चैप्टर्स. एवरी चैप्टर इज वेरी बिग, राइट? there's an abundance of information. So these capsule divisions, इनका purpose is to take up topical areas which are very very high in terms of testability. उनसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मैं उनको कंसाइज करके आपको प्रेजेंट कर लूंगा. जो सर आप यहाँ कैप्सूल डिविजन में पढ़ोगे इसके बाहर से कभी कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, इज गोइंग टू बी ऑल एनकम्पासिंग. आई विल टेक यू थ्रू ऑल कॉन्सेप्ट. सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा एंड आई विल टेक यू गाइस थ्रू द फॉर्मल नोट्स ऑल्सो. ये नोट्स सर आप आराम से एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद आप पॉज करके नोट्स कर ले, नोट डाउन कर लेना. इनके बाहर से एक क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है 100%. ठीक है सर, व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑडिट रिपोर्ट. सो लेट्स जंप राइट इनटू इट. तो सर ये ऑडिट रिपोर्ट सबसे पहले तो ये कहाँ पे है टॉपिक? सर आपका एफएसए जो सब्जेक्ट है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एफएसए, उसमें सर आपका एक टॉपिक है रेगुलेटेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. उसमें सर ऑडिट रिपोर्ट आपका टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट सर्टनली एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में, कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, फ्री के मार्क्स से बहुत आराम से हो जाता है. वेरी सिंपल टॉपिक एंड हम लोग बहुत प्यार से करेंगे. ठीक है, नाउ जो मैं बोलूंगा बस आप स्क्रीन पे ध्यान देना. सर सबसे पहले बात आती है जो ऑडिट रिपोर्ट हम बात कर रहे हैं, उससे पहले हम बात करते हैं ऑडिट क्या होता है. ठीक है, ऑडिट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑडिट इज सर an independent examination. What is it, sir? ये देखो. It is what? It is an independent examination of what, sir? Of financial statements. Very nice. अब सर बात होती है इसका मतलब क्या हुआ? Independent examination का मतलब हुआ सर, independent का मतलब थर्ड पार्टी. कोई सर थर्ड पार्टी मतलब एनी पार्टी, एनी पर्सन आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हमारी एंटिटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, अपन लोग नहीं अब चेक करेंगे खुद के फाइनेंशियल. ऑब्वियसली एक थर्ड पार्टी आएगा बाहर से जो टोटली इंडिपेंडेंट, जिसका कोई लेना देना नहीं है विद द एंटिटी. वो आके एग्जामिन करेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. एग्जामिनेशन सिंपली माने चेक करेगा. तो एक बाहर का बंदा आएगा, वो हमारे एग्जामिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा कि ठीक है नहीं है. उसको क्या बोलते हैं सर? ऑडिट बोलते हैं. सर बात आती है ऑडिट क्यों करते हैं. ये जो टाइम पास हम लोग कर रहे हैं, कोई भी बंदा आके क्यों हमारे यहाँ पे चेक करेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? बहुत सिंपल सी बात है सर. दिस इज बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हिस्टोरिकली हैव बीन प्रोन टू मैनिपुलेशन. क्यों सर, क्यों मैनिपुलेट करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एंटिटी है, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस है कि वो एक साल में कितना प्रॉफिट कमाएगी, 1000 करोड़ है. ठीक है, कि वो 1000 करोड़ का प्रॉफिट बनाएगी, उस हिसाब से उसके जो शेयर्स है वो ट्रेड हो रहे हैं. बट ये आपका क्या है सर? ये आपका है टारगेट. जब सर आपका रिजल्ट्स आता है तो एक्चुअल में आपके कितने प्रॉफिट्स बने, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने तो आपके सिर्फ 800 करोड़ के प्रॉफिट बने. दैट मींस द कंपनी हैज अंडर परफॉर्म्ड. व्हेन द कंपनी हैज अंडर परफॉर्म्ड एंड आपका ये जो मार्केट में जाएगी न्यूज, तो क्या होगा? शेयर प्राइस आपके टैंक करेंगे, आपके शेयर प्राइस गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे सर? कंपनी चाहती है? कंपनी नहीं चाहती. तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपनी बुक्स को करेगी मैनिपुलेट. क्या करेगी? अपनी बुक्स को कुक, जैसे हम कुकिंग बोलते हैं, कैसे करेगी? से फॉर एग्जांपल जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल, जो आपका स्टॉक होता है, इन्वेंट्री होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसको वो ओवर वैल्यू कर लेगी. देयर इज अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट व्हिच इज इन्वॉल्वड, बिकॉज आपके वैसे भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बहुत टेक्निक्स होते हैं ना. तो इसने क्या किया? इसने अपनी इन्वेंट्री को 200 करोड़ से ओवर वैल्यू कर लिया. 200 करोड़ से आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई, 200 करोड़ से आपकी प्रॉफिट बढ़ गया, 200 करोड़ से आपका प्रॉफिट बढ़ गया एंड आपने जो टारगेट है उसको मीट कर लिया. बट क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है. क्या जो यूजर्स को गलत इंफॉर्मेशन जाएगी? यूजर्स को गलत इंफॉर्मेशन जाएगी. क्या उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से आपसे वो गलत डिसीजन मेकिंग बनाएंगे? वो गलत डिसीजन बनाएंगे सर. इसको सर, इसकी वजह से वी नीड एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जो आओ हमारी बुक्स चेक करो, सो दैट पूरी दुनिया को बोल दो कि भाई हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ नहीं हुई है सर. ठीक है, सो दिस इज वाई आपका जो है वो ऑडिट होता है. तो सर ये जो ऑडिट होता है सर, ये ऑडिट किसी तो वे से होता होगा ना. मतलब अब कोई भी रैंडम बंदा तो आके नहीं अपना ऑडिट यहाँ पे करने वाला है. दैट इज करेक्ट सर. ये जो ऑडिट होता है, दीज आर इन अकॉर्डेंस विद ईसाज. सर ये ईसाज क्या होती है? ईसाज आर नथिंग बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग.
जैसे सर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जैसे हमारा IFRS है, हमारा US गैप है, दीज आर स्टैंडर्ड्स जिसके बेसिस पे आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। सिमिलरली आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपकी ऑडिटिंग होती है, जिसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं, जो हमारे हैं ईसास। ये ईसास सर कौन इशू करते हैं? सर ये ईसास आपके इशू करते हैं ये आपके इशू करते हैं IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। सही है? सही है? गलत। ये आपका MCQ में आएगा ऑप्शन, ठीक है, एंड ये आप लोग मैसअप करोगे। सर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है सर, ये आपकी IFRS इशू करती है, ये आपकी ईसास नहीं इशू करती। तो सर ईसास कौन इशू करती है? ये आपकी करती है IASAAB, आपकी क्या है सर? इंटरनेशनल, ठीक है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस बोर्ड। सर अश्योरेंस क्या होता है? अश्योरेंस होता है कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस मतलब कॉन्फिडेंस। तो हम ऑडिट के थ्रू कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इसलिए हम इसको अश्योरेंस भी बोलते हैं। मतलब देयर इज एन अश्योरेंस, देयर इज अ कॉन्फिडेंस व्हिच एन ऑडिटर इज गिविंग टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये याद रखना कि आपका ईसास के हिसाब से होता है। ईसास कौन इशू करता है? आपका ISAAB करते हैं। अब सर इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस, आपका जो ऑडिटर है उस ऑडिटर के आपके होते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब ऑडिटर के आपके कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैं बताता हूँ। देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर, ठीक है। आपका जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर लो, आपका जो ऑडिट है वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। ये सर कौन से हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। It is to obtain a reasonable assurance that the financial statements as a whole are free from material misstatements, and to form and express an opinion on whether the financial statements present fairly in accordance with the applicable financial reporting framework. ये मैंने क्या रट के बोला है? ये तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, ठीक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब द थिंग इज ये बहुत लंबा सा है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। It is to what? It is to obtain a reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatements, ठीक है। एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं, आराम से एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है? मैंने अभी आपको अश्योरेंस एक्सप्लेन किया है ना। अश्योरेंस अगर मैं बताऊं, अश्योरेंस मतलब कॉन्फिडेंस। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब जो ऑडिटर है, ऑडिटर को इतना कॉन्फिडेंस है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलतियां नहीं है। दिस इज व्हाट अ रीजनेबल अश्योरेंस, दिस इज व्हाट अश्योरेंस इज। अब सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, रीजनेबल। सर रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है? दिस इज अ हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस, हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, कि जो आपका ऑडिटर है उसके बहुत हाई कॉन्फिडेंस है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें कोई आपका फ्रॉड नहीं है, कोई एरर नहीं है। कितना है? बहुत हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस है। इट्स अ हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, बट इज इट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। इज इट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस? एब्सोल्यूट मतलब 100% आप गारंटी दे सकते हो, जो ऑडिटर है वो एक सर्टिफिकेट दे सकता है कि इस एंटिटी में कोई भी एरर नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं, कोई फ्रॉड नहीं। No, sir, this is not an absolute assurance. जो ऑडिटर है वो कभी भी 100% नहीं बोल सकता कि आपका फ्रॉड नहीं है, एरर नहीं है। ये क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट, जिसपे हम लोग अभी 5 मिनट में बात करेंगे। बट ये दिस इज नॉट इवन एक्सपेक्टेड ऑफ द ऑडिटर। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड कि वो सर्टिफिकेट दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक भी एरर नहीं है। वो कह रहा है कि रीजनेबल अश्योरेंस है, बहुत हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेट है, दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, है ना। व्हाट आर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स? सर सबसे पहले इसमें 2 टर्म्स हैं, दोनों को समझेंगे। अगर मैं बात करूं मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट्स माने गलतियां। गलतियां आपकी किस टाइप की हो सकती है सर? एरर्स, मतलब कोई भी इशू है विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल, अगर आप कुछ भी कर रहे हो विच इज नॉट एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो हमारा IFRS है, जो हमारा US गैप है, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहे, इट्स अ मिसस्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट दैट यू हैव गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज मिसस्टेटेड, ठीक है, मिस स्टेटमेंट। तो ये आपका एरर ऑफ कमीशन भी हो सकता है,
कमीशन माने कि आपने गलत अमाउंट रिपोर्ट किया है। जैसे मैंने बोला कि जो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो जो आपका है आपने उसे 200 करोड़ से ओवर वैल्यू किया। से फॉर इंस्टेंस अगर वो 400 करोड़ की थी बट आपने 600 करोड़ दिया, दैट इज एन एरर ऑफ कमीशन। इट कैन ऑल्सो बी एन एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन इज बेसिकली जैसे अगर आपको कुछ रिपोर्ट करना था बट आपने वो रिपोर्ट ही नहीं किया। से फॉर इंस्टेंस हमारे कोई ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं जो हमें कंटिजेंट लायबिलिटीज होती है। कंटिजेंट लायबिलिटीज आपको रिपोर्ट करनी होती है बट आपने रिपोर्ट ही नहीं की, सो दैट इज ऑल्सो मिस स्टेटमेंट, बट उसमें आपने ओमिट किया, उसमें आपने बताया ही नहीं। ठीक है, तो मतलब जो भी आपके मिस स्टेटमेंट्स है दे मस्ट बी मटीरियल। सर मटीरियल क्या होता है सर? मटीरियल मतलब इट इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स। से फॉर इंस्टेंस ठीक है आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें एक एरर है, उसमें क्या एक गलती है सर। उसमें क्या गलती है कि आप एक 1000 करोड़ रेवेन्यू की एंटिटी हो, उसमें एक जो आपने सेल किया, ठीक है 100 रुपए की सेल आपने की है बट आपने उसको बुक्स में सिर्फ 10 रुपए का रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आपके ना 90 रुपए से आपका अंडरस्टेटेड है। बताओ इसकी वजह से क्या ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना चाहिए क्या अपने यूजर्स को? बताओ, बिल्कुल भी नहीं। क्यों करेगा ऑडिटर? बिकॉज ये मटीरियल ही नहीं है। 1000 करोड़ की रेवेन्यू की कंपनी में 90 रुपीज, इज इट रेलिवेंट? ऑफ कोर्स इट इज नॉट रेलिवेंट, ऑब्वियस सी बात है। तो सर ये मेरा मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, जो ऑडिटर है ऑडिटर एक रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करता है। रीजनेबल अश्योरेंस कैसे क्या होता है? एक हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे कोई भी गलती नहीं है जिससे आपका जो यूजर्स है उसके कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट। अगर आप इतना कॉन्फिडेंस दो तो बना लो, तो यूजर्स कर लेंगे अपने डिसीजन, उनको कुछ नहीं इधर उधर अगर छोटी मोटी कोई गलतियां हो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। याद रखना सर ये पूरे ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट है ना, मटीरियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी इनमटीरियल को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, कुछ भी इनमटीरियल को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे वो क्या करता है, इसके बेसिस पे वो एक ओपिनियन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एक ओपिनियन। क्यों वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करता सर? सर्टिफिकेट इसलिए इशू नहीं करता बिकॉज एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है, सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस है। एंड आपका जो ओपिनियन होता है दैट इज अगेन अ हाई डिग्री ऑफ assurance, it is a reasonable assurance. And क्यों नहीं होता आपका absolute assurance? Because of the inherent limitations of an audit. ये जो सर ये ओपिनियन इशू करता है, ये ओपिनियन देता है क्या कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और दे प्रेजेंट फेयरली। दोनों का मतलब सेम है। दैट इज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई गलतियां नहीं है। दिस इज द टर्म व्हिच वी यूज ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड वी से कि वो प्रेजेंट फेयरली करता है। ठीक है, मतलब वो ढंग से दिखा रहा है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी आपका आईएफआरएस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है आपका आईएफआरएस यूएस का, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं तो हम अपना ऑडिट रिपोर्ट में बोल देते हैं कि भाई इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, आपके ढंग से बने हुए आराम से कर लो। तो सर ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। जो आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सेकंड ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? टू कम्युनिकेट टू, पहले तो फॉर्मल रिपोर्ट, पहले तो आप रिपोर्ट बना दो जिसको हमारा ऑडिट रिपोर्ट, जब हमने बोला ना अभी हमने ओपिनियन अपना बना लिया, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है। अब क्या? अब हम इसको एक रिपोर्ट फॉर्म में डालेंगे और उसे कम्युनिकेट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, ईसास के हिसाब से हम इसको रिपोर्ट करेंगे। ये दो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं एज पर ईसास। चलो ये रीड कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इधर ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे आर ऑडिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग फर्म। मैंने बोला इंडिपेंडेंट पार्टी आपकी इसको चेक करेगी। अकाउंटिंग फर्म क्या होती है सर? जो फर्म्स आपकी अकाउंटेंसी में स्पेशलाइज करते हैं, केपीएमजी हो गया, डेलॉयट हो गया, ईवाई हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया। सो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ईसास डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड IAASB। अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर क्या होते हैं? बड़ा सिंपल है सर, टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस हमने बात किया, हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, आपकी जो भी गलतियां हैं, अभी गलतियां भी दो उससे हो सकती है आपका, दीज गलतियां कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर। जो भी गलतियां, बट गलतियां क्या होनी चाहिए? मटीरियल होनी चाहिए। वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। सर एरर और फ्रॉड में क्या डिफरेंस होता है? केवल इंटेंशन। कोई भी गलती अगर आपकी अनइंटेंशनली हुई हो एरर होता है, अगर आपने इंटेंशनली की है उसे हम फ्रॉड। ठीक है, वेरी सिंपल। इसकी वजह से हम क्या करेंगे? हम लोग करेंगे सर फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्या? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बीइंग आपका आईएफआरएस, यूएस गैप या जो भी आपका ज्यूरिसडिक्शनल गैप चल रहा है। एंड हम क्या करेंगे? सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद द ईसास। अब सर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात होती है, सर हम लोग एज एन ऑडिटर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग चेकिंग कर रहे हैं।
ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमें अब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ा लिया, हम तो सिर्फ चेक कर रहे हैं। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली टू प्रोवाइड एन ओपिनियन। ये सर आप हमसे यू अब्सॉर्ब दिस इन योर बॉडी, ठीक है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स एंड एंड्स विद एन ओपिनियन, बट एक्चुअली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज विद द मैनेजमेंट। कल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फ्रॉड होगा तो मैनेजमेंट विल बी द वन हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। अगर कल को ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर कोई फ्रॉड है, ऑडिटर तो अपने ऑडिट रिपोर्ट में बता देगा, बट फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो एज इज है ना, उसके साथ अटैच होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल स्टिल बी द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमेशा याद रखना। ओनली बिकॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग ऑडिटेड, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्टिल विद द मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट जो आपका ऑडिटर की सिंपली जो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज टू गिव अ रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस आपने दे दिया, उससे ज्यादा आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब ये बात किया रीजनेबल एश्योरेंस आपकी क्या होती है सर? रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस और गारंटी। एंड क्योंकि हमने बात किया जो आपका ऑडिटर है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एन ऑडिट गिवन देयर इज सो मच ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट, जैसे मैंने यही बोला, आपकी इतने सारे जजमेंट्स होते हैं, प्रोविजंस के अमाउंट क्या करने हैं नहीं करने, इंपेयरमेंट करना है नहीं करना, आपको डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन यूज करना है, WDV मेथड यूज करना है, आपके इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिसमें आपके इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। जब आपका IFRS 1 जो आपका फर्स्ट टाइम अडॉप्शन है, उसमें इतने सारे एग्जाम्पशन होते हैं, मल्टीपल चॉइसेस। तो इसमें क्या सही है क्या नहीं है, गिवन द सर्कमस्टांसेस, इसके लिए ऑडिटर को क्या एक्सरसाइज करनी होती है? अपनी प्रोफेशनल जजमेंट। एंड द ऑडिटर नीड्स टू रिमेन अलर्ट टू एनी केसेस ऑफ मैनिपुलेशन, टू एनी केस ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। इस स्टेट ऑफ बीइंग अलर्ट को सर क्या बोलते हैं हम लोग अपने अंग्रेजी में, हम लोग इसे प्यार से बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सो द ऑडिटर नीड्स टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब हमने बात किया सर, जो ऑडिटर है, ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देगा, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता सर? बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट ही ऐसा, ऑडिट एज अ कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप दे ही नहीं सकते गारंटी। सर क्यों? बिकॉज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेफ है, ठीक है। सेफ याद रख लेना, सेफ आर द सो देयर 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, जिसकी वजह से आप अपना एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है नहीं दे सकते हो। ये मैंने इसके लिए एक एक्रोनिम बनाया सेफ से। सेफ क्या? सबसे पहले हमने बात किया, इट इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग। एस मतलब सैम्पलिंग। सर हम लोग अगर एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें ट्रांजैक्शंस की चेकिंग हो रही है। एक एंटिटी में हो सकता है एक साल में 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। से फॉर इंस्टेंस अमेजॉन का ऑडिट हो रहा है सर, अमेजॉन में एक दिन में ही करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती होंगी, तो क्या हम एक एक चेक करेंगे? नहीं, हम लोग सैंपल करते हैं। हम लोग अदरवाइज इम्पॉसिबल है टू चेक, राइट? इम्पॉसिबल टू चेक। तो हम लोग देखेंगे कौन से हाई रिस्क आइटम्स हैं और उन हाई रिस्क आइटम्स को हम पकड़ के उनकी चेकिंग करते हैं ऑन अ सैम्पलिंग बेसिस। बट सर अगर सैंपल में फ्रॉड या एरर नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं ना पूरे पॉपुलेशन में भी नहीं है। येस, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कि नहीं होगा, बट हो भी तो सकता है ना। तो बेस्ड ऑन सैम्पलिंग हमारा हो गया कि मिसस्टेटमेंट्स में बी प्रेजेंट इन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। फिर आ गया आपका ऑडिट फीस। यार देखो, ऑडिटर को फीस अभी भी एंटिटी ही दे रही है। तो ऑडिटर आ रहा है, एंटिटी के फाइनेंशियल्स चेक कर रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है कि ठीक है इसमें ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है, बट ऑडिटर की जो फीस है वो तो एंटिटी ही दे रही है। तो फिर ऑडिटर को ये तो होगा ना कि यार अगर मैं आज गलत ओपिनियन दूंगा, अगली बार वो मुझे एज एन ऑडिटर ही नहीं अपॉइंट करेंगे। दूसरा इशू हो सकता है जो ऑडिट क्लाइंट्स है वो उनसे कोई और काम भी कराते हो, से फॉर इंस्टेंस उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल कराते हो सकता है वो उसकी वजह से वो वाला एंगेजमेंट भी लूज कर ले। तो इसकी वजह से द ऑडिटर ओनली माइट नॉट रिपोर्ट सर्टेन फ्रॉड्स एंड एरर्स। दिस इज अनदर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट, जिसकी वजह से आपको इशू हो सकता है। ठीक है, इट मे इंसेंटिवाइज द ऑडिटर टू ओवरलुक लैप्सेस, स्पेशली व्हेन अदर सर्विसेज आर आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर। फिर हमारा आता है एफ इज फ्रॉड एंड डिसेप्शन। हमने बोला आपका मिसस्टेटमेंट्स एरर की वजह से भी हो सकता है, फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? तो सर अगर मैं फ्रॉड्स की बात करूं, फ्रॉड्स आर डिजाइंड टू डिसीव। फ्रॉड्स तो वैसे ही इंटेंशनल होते हैं, कोई बंदा सीधा सीधा तो नहीं करने वाला ना। एनी सॉर्ट ऑफ फ्रॉड इज डन वेरी विद कल्यूजन। इन कल्यूजन मतलब मल्टीपल लोग होते हैं। आप प्रॉपर जो भी आपके इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, जो भी आपके चेक सिस्टम होता है, आप सबको ओवरराइड करते हो सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एन एरर। प्लस द थिंग इज, ये भी आप बहुत आंसर रखना है, इसका MCQ भी आ सकता है। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। What is the
auditor's limited responsibility to obtain a reasonable assurance. हाँ, in the course of the professional engagement अगर fraud detect कर लिया great, अगर नहीं detect किया, अगर auditor ने reasonable assurance obtain किया है by doing all audit procedures correctly, तो auditor does not have responsibility. Auditor का काम detect करना नहीं है, auditor का काम check करना है, राइट? तो इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू अनकवर फ्रॉड. एंड आपका लास्ट वाला पॉइंट यही है, ई इट इज देयर इज एन एक्सपेक्टेशंस गैप. एक्सपेक्टेशन गैप, पूरी दुनिया सोचती है कि जो ऑडिटर है, ऑडिटर डिटेक्ट करेगा फ्रॉड्स. नो, ऑडिटर का काम ये होता ही नहीं है टू डिटेक्ट फ्रॉड्स. नंबर वन. नंबर टू, जो क्लीन रिपोर्ट होती है, मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट जिसमें आप बोल रहे हो कि कोई एरर नहीं है, ठीक है, हमारे हिसाब से सारी जो ट्रू एंड फेयर व्यू देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली भी कोई एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं है. it means there's a high degree of confidence कि नहीं होने चाहिए, but it does not mean that there are no frauds and errors, because जो auditor ने को नहीं मिले हैं in his procedures, but फिर भी हो सकते हैं, but people overlook that. So this is the expectations gap. Important point है, आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है. So the objective of auditor is not to detect frauds. This is contrary to the public perception that a clean opinion is equal to an error or a fraud-free financial statement. ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ आया सर? समझ आया, वेरी गुड. एक सेकेंड, अब चलो, ओके, नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आके. अब मुझे आप लोगों की अनडिवाइडेड अटेंशन, ठीक है? अभी आप लोग सिर्फ देखोगे मैं क्या कर रहा हूँ. Just give me 10 minutes, this entire concept will be clear and almost certainly ऐसा question आएगा, ठीक है? This is generally very important, very simple. हम लोग बात करेंगे सर अपना टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिससे हम लोग अपना बोलो टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, ठीक है? तो सर हमारे जो होते हैं प्राइमरीली, अगर मैं बताऊं तो हमारी क्लासिफिकेशन होती है, देयर इज एन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट और एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जिसको हम क्लीन रिपोर्ट बोलते हैं. एंड एक सर हमारी होती है मॉडिफाइड रिपोर्ट या मॉडिफाइड ओपिनियन. सर नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम कोई अनमॉडिफाइड रिपोर्ट की बात करें, दैट मीन्स कि जो ऑडिटर है, ऑडिटर सिंपली लोगों को बोल रहा है कि भाई मैंने रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर लिए कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मेरे हिसाब से जो मैंने चेकिंग की है, उस हिसाब से देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कि कोई भी आपका मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, आप मस्ट चिल करो, ठीक है? तो उस टाइम पे वो क्या इशू करता है, अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है, जो आपका नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट्स होता है. इशू आपका जो आता है, अगर उसको कुछ मिल गया अपनी फाइंडिंग पे, तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन इशू होता है, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके 3 टाइप के मॉडिफाइड ओपिनियंस होते हैं. ये 3 टाइप के कौन से होते हैं? सबसे पहले मैंने बोला आपका होता है क्वालिफाइड ओपिनियन, जिसको हम क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं. देन देयर इज एडवर्स ओपिनियन, दैट इज आपको हम एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं. एंड देन देयर इज अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक केस दे देंगे एंड बोलेंगे कि कौन सा ओपिनियन होना चाहिए, क्लीन होगा, क्वालिफाइड होगा, एडवर्स होगा, डिस्क्लेमर होगा, इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है? याद रखना, क्लीन इज वेरी सिंपल, जब कोई भी इशू नहीं है, किसी भी टाइप का इशू नहीं है, तो आप क्लीन दे दोगे. अब सर इसमें से कौन सा कहाँ जाएगा? वेरी सिंपल. इससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर लेता हूँ. फर्स्ट टर्म जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट सर आपका क्या होता है? कोई भी आपकी गलती, मिसस्टेटमेंट्स मतलब कोई भी आपकी गलती, ठीक है? दिस इज एनी सॉर्ट ऑफ एन एरर दैट इज नॉट एज पर योर गैप. जो भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो भी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, उस हिसाब से आपने कोई भी गलती ढूंढ ली, कोई भी एरर ढूंढ लिया, कोई भी फ्रॉड ढूंढ लिया. सर ये जो है, दिस ऑडिटर हैज फाउंड, ऑडिटर को मिल गया, ठीक है? ऑडिटर को गलती मिल गई है, दैट इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट. मटीरियल क्यों सर? मटीरियल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इट हैज टू बी मटीरियल. मिसस्टेटमेंट इज गलती, मटीरियल इज इट्स द गलती इज बिग इनफ दैट इट कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स, ठीक है सर? समझे? वेरी गुड. सेकंड टर्म, लिमिटेशन ऑन स्कोप. सर ये क्या बला है सर? लिमिटेशन ऑन स्कोप कुछ नहीं है. स्कोप मतलब आपका अबिलिटी of the auditor to perform an audit.
तो सर लिमिटेशन ऑन स्कोप क्या, अगर स्कोप आपका एबिलिटी है ऑफ द ऑडिटर टू परफॉर्म एन ऑडिट, तो उस पे लिमिटेशन माने कि हम सिंपली बोल रहे हैं कि जो ऑडिटर है, ऑडिटर को आप ऑडिट ही नहीं करने दे रहे हो, ठीक है, आपने ऑडिटर को रोक दिया है। ऑडिटर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हो वेरीफाई करने के लिए। ऑडिटर आपको बोलता है कि मुझे इसकी स्टेटमेंट चाहिए, आप स्टेटमेंट नहीं देते हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देते हो। वो आपको बोलता है कि मुझे स्टॉक काउंट में फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, आप वो नहीं करने देते हो। मैनेजमेंट is imposing a limitation on scope on the auditor, that is management is not allowing the auditor only to do the audit. उसको सर हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ स्कोप। इसमें सर आप मिसस्टेटमेंट्स ढूंढ ही नहीं सकते, इसमें ऑडिटर इज अनएबल टू परफॉर्म द ऑडिट, अनएबल टू परफॉर्म ऑडिट। सर इसमें आप समझ रहे हो, इसमें इट इज नॉट अबाउट कि आपका गलती हुई है नहीं हुई है, इट इज अबाउट द फैक्ट कि आपको पता ही नहीं है कि गलती हुई है नहीं हुई, बिकॉज आप चेक ही नहीं कर पाए हो, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करता हूं तो आपका मॉडिफाइड ओपिनियन कब होता है, जब हम बात करते हैं जो मैटर इन हैंड है वो आपका मटेरियल है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है मटेरियल होना चाहिए। हम यहाँ पे पूरे ऑडिट में मटेरियलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो आप सिंपली ये केस देख लो, आप समझ जाओ। ठीक है, मैं यहां पे बोला आपका मटेरियल, अरे ये क्या हो गया, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड यहां हो गया आपका लिमिटेशन ऑफ स्कोप, ठीक है, ठीक है, समझे। अब मैं इसमें बोला कि ये परवेजिव नहीं है, एंड ये परवेजिव है। अब सर ये परवेजिव क्या भला है, परवेजिव मतलब इट कवर्स एवरीथिंग। सिंपली स्पीकिंग परवेजिव मतलब, अगर मैं आपको सिंपली वर्ड्स में बताऊं ना, इट कवर्स मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मल्टीपल एलिमेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल अफेक्ट हो रहे हैं, हम कहते हैं आपकी जो गलती है वो परवेजिव है। परवेजिव मतलब इट इज अफेक्टिंग द एंटायर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड अगर हमने परवेजिव नहीं है, दैट इज इट ओनली अफेक्ट्स अ सिंगल एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम बोलते हैं कि वो परवेजिव नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको बात करता हूं, हम लोग मैं अपने एग्जांपल देंगे, ठीक है, ध्यान से सुनो, 5 मिनट में क्लोज हो जाएगा टॉपिक। अगर मैं बात करूं, आपको कोई भी ऑडिटर को कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला, ठीक है, कोई भी गलती मिल गई, बट वो परवेजिव नहीं है, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, तो उस केस में हम इशू करते हैं एक क्वालिफाइड ओपिनियन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर। एक एंटिटी है, ठीक है, एंटिटी ने आपने एक मशीनरी खरीदी हुई है, ठीक है, वो जो मशीनरी है, उस मशीनरी दैट इज इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में आ गया फ्लड, मशीनरी हो गई खराब, ठीक है, मशीनरी चल रही है बट मशीनरी का आउटपुट बहुत ज्यादा कम हो गया। सर तो मशीनरी की जो आपकी वैल्यू है, मशीनरी के जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, वो मैसिवली रिड्यूस हुए या नहीं हुए। सर जब मैसिवली रिड्यूस होते तो हम एसेट को इंपेयर करते हैं। इंपेयरमेंट क्या होता है, जब एसेट की वैल्यू से 100 रुपए है, बट अब क्योंकि कुछ एक्सीडेंट हो गया तो एसेट की वैल्यू से 30 रुपए बची है, तो 70 रुपीज का हम आज ही लॉस बुक कर लेते हैं, हम एसेट की वैल्यू कम कर लेते हैं, वी बुक द लॉस टुडे, बिकॉज वैसे ही एसेट की वैल्यू कम हुई है। अगर हम उसे 100 पे दिखाएंगे, इट इज नॉट अ फेयर रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज 100 का एसेट ही नहीं बचा, ठीक है। बट जो एंटिटी है वो इंपेयर नहीं करती है, वो उस एक लिमिटेड प्लांट को नहीं इंपेयर करती, 100 पे दिखाती। क्या मिसस्टेटमेंट है, क्या गलती है, यस सर। क्या वो मटेरियल है, अज्यूम करते हैं इन आर गिवन केस, एंड क्वेश्चन में ना गिवन हो, अज्यूम करना मटेरियल है, जो आपका है वो मटेरियल है, ठीक है। बट क्या सर इससे सारे फाइनेंशियल्स खराब हो रहे हैं, नहीं, इससे आपका एक एलिमेंट खराब हो रहा है जो आपका प्लांट एंड मशीनरी है। इसमें सर हम क्या देंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ दिस इम्पेयरमेंट। क्वालिफिकेशन बेसिकली मीन्स एन एक्सेप्शन। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे तो ठीक है, बट हम एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, विच इज द मैटर ऑफ द क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। इसमें बहुत हो सकता है, सपोज आपका क्लोजिंग स्टॉक, मैंने आपको बोला क्लोजिंग स्टॉक आपने गलत से वैल्यू किया, आपने गलत मेथड को यूज किया हुआ है, ठीक है। वो गलत मेथड जो है उससे आपके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट नहीं हो रहे, सिर्फ एक आपका इन्वेंट्री अफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। अब आ जाओ नीचे। अब मैं आपको बोलता हूं, अगर आपका लिमिटेशन ऑफ स्कोप है, जैसे कि स्पीकिंग कि आपकी जो एंटिटी है, एंटिटी ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया,
बट किसके रिस्पेक्ट में नहीं दिया, सिर्फ एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में दिया। इस केस में भी हम क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। मैं एग्जांपल दूं आपको, इन्वेंट्री चेक्स, जो भी आपकी इन्वेंट्री होती है टू सी वेदर द इन्वेंट्री इज प्रॉपर्ली वैल्यूड और नॉट, हमारे फिजिकल इन्वेंट्री चेक्स होते हैं। हम लोग जाके यहाँ पे फिजिकली चेक करते हैं कि इन्वेंट्री सही से वैल्यूड है या नहीं है, इन्वेंट्री इतने है भी नहीं प्रेजेंट है, बट आपके एंटिटी ने स्टॉक काउंट नहीं करने दिया, मना कर दिया स्टॉक काउंट करने से। तो सर आप क्या वेरीफाई कर पाए? नहीं। क्या हम बोल रहे हैं कि देयर इज अ मिसस्टेटमेंट? नहीं, हमें पता ही नहीं है। हाँ, हो भी सकता है ठीक हो भी सकता है नहीं हो, बट क्या हमें पता है? हमें पता ही नहीं है। तो ये क्या है, दिस इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप। बट क्या इससे सारे फाइनेंसेस अफेक्ट हो रहे हैं? नहीं, इससे सारे फाइनेंसेस अफेक्ट नहीं हो रहे, तो हम इस पे क्या देंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। अनदर एग्जांपल, रिलेटेड पार्टी रिलेशंस, जो हमारे एज पर आईएफआरएस वी हैव टू रिपोर्ट अ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, बट वो रिलेटेड, दिस इज ओनली अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, बट वो जो डिस्क्लोजर है वो आपको रिलेटेड पार्टीज की इंफॉर्मेशन एंटिटी ने दी नहीं, बाकी सारा ऑडिट करने दिया, रिलेटेड पार्टी की इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। सर क्या आप डिस्क्लोजर बना सकते हो? नहीं। क्या उसमें मिसस्टेटमेंट है या नहीं है? हमें नहीं पता, बट इज इट अ मटीरियल लिमिटेशन ऑन स्कोप? ऑफ कोर्स इट इज अ मटीरियल लिमिटेशन ऑन स्कोप, इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस, बट क्या वो आपको पता है इसमें गलती है या नहीं? तो ये लिमिटेशन ऑफ स्कोप। बट बाकी तो फाइनेंसेस ठीक है ना, इससे आपका बैलेंस शीट पीएनएल तो इफेक्ट नहीं हो रहा पूरा एज अ होल, नहीं। तो इसलिए इसमें हम लोग लिखेंगे ये भी आपका क्वालिफाइड ओपिनियन है। इसको हम लोग बोलते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ। व्हाई पॉसिबल? बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि इफेक्ट्स कितना है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, हम चेक ही नहीं करते। फिर आता है सर आपका, अब हम बात करते हैं कि कोई तो गलती मिल गई। सी यहां पे हम लोग बोलते हैं कि आपको ऑडिटर को गलती मिल चुकी है। जो ऑडिटर को गलती मिली है वो परवेसिव है। परवेसिव मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करती है। इस केस में सर हम लोग देते हैं एक एडवर्स ओपिनियन। सर ये एडवर्स ओपिनियन क्या होता है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। बात ही खत्म। They do not present fairly. The financial statements are not prepared in accordance with the applicable financial reporting framework. हम सीधा बोल रहे थे कि भाई गलत है, फाइनेंस ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है। इसमें हम यही बता ही नहीं सकते कि इस एलिमेंट की गलती है, उस एलिमेंट की गलती है। हम बोलते हैं कि भाई सारा पूरा फाइनेंशियल ही गलत है। एग्जाम्पल देता हूँ, हमें एज पर आईएफआरएस अक्रूवल अकाउंटिंग के हिसाब से बनानी चाहिए, हमने पूरे फाइनेंशियल कैश बेसिस पे बनाए। अब जो एक बताओ, रेवेन्यू अफेक्ट होगा, एक्सपेंसेस अफेक्ट होगा, सारे करंट एसेट्स वगैरह के आपके जो बैलेंसेस है वो आपके इफेक्ट होंगे, एसेट्स इफेक्ट होंगी, लायबिलिटीज इफेक्ट होंगी, इक्विटी इफेक्ट होगा, सारे सेट ऑफ फाइनेंशियल्स आपके उड़ जाएंगे। एक एलिमेंट तक तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। दूसरा एग्जांपल, आपका गोइंग कंसर्न असम्पशन फेज हो जाती है। सर गोइंग कंसर्न क्या होता है? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन कि आपकी जो एंटिटी है इट विल कंटिन्यू ऑपरेशन इन द फोर्सिबल फ्यूचर। वो फोर्सिबल फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में अपने सिग्निफिकेंटली कर्टेल नहीं करेगी एक्टिविटीज, जैसे चल रही वैसे चलने देगी। हाउएवर एंटिटी की सिर्फ एक फैक्ट्री, उसमें फ्लड आ जाता है, पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो जाती है, एंटिटी काम ही नहीं कर सकती, एंटिटी बंद हो जाएगी। अब ठीक है, पता ही है कि फ्यूचर में नहीं बनेगी। तो उस केस में जब हमारा फंडामेंटल, जब हमारा गोइंग कंसर्न असम्पशन फेल हो जाता है, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनाते, हम लोग उसको फिर बनाते हैं एनआरवी बेसिस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो हम इन्वेंट्री में करते हैं। सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम लोग एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल पे बनाते हैं। बट आपकी गोइंग कंसर्न असम्पशन फेल हो गई, बट आपने फिर भी उसको नॉर्मल अकाउंटिंग के हिसाब से बनाया, तो गलत है ना, सारे सारे अमाउंट गलत होंगे, तो उस पर हम एडवर्स ओपिनियन देंगे। एंड सिमिलरली जब हम लोग बोलते हैं कि आपका परवेसिव है बट उसके साथ आपका लिमिटेशन ऑन स्कोप है। अगर मैं आपको सिंपली इसमें आपको बोलूं, आप ऑडिट करने गए, ठीक है, ठीक है, आप ऑडिट करने गए, आप अपना सारा बैकपैक वगैरह लैपटॉप वगैरह सब लेके गए, आप बोलते हो मुझे स्टॉक काउंट करना है, रिक्वेस्ट डिनाइड। ट्रेड रिसीवेबल्स चेक करना है, रिक्वेस्ट डिनाइड। रिसीवेबल्स चेक करना है, रिक्वेस्ट डिनाइड। फिक्स्ड एसेट रजिस्टर वेरीफाई करना है, रिक्वेस्ट डिनाइड। बैंक रिकंसिलिएशन करनी है, रिक्वेस्ट डिनाइड। लीगल काउंसिल से मिलना है, रिक्वेस्ट डिनाइड। हर चीज के लिए मना कर दिया, आपको कोई कुछ दे ही नहीं रहा, आप चेक ही नहीं कर सकते। तो फिर आप एक भी एलिमेंट नहीं चेक कर पाए ना, ओवरऑल फाइनेंशियल्स को अपनी आप ओपिनियन ही नहीं दे सकते। तो उस केस में सर आपका जब लिमिटेशन ऑफ स्कोप है कि आप ऑडिट ही नहीं कर पाए एंड पूरे फाइनेंशियल्स की नहीं कर पाए, उस केस में आप देते हो डिस्क्लेमर ऑफ। समझे कि नहीं समझे? सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने अमालगमेशन की, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन किया, ठीक है, आपने एक बहुत बड़ी एंटिटी को अक्वायर किया जो आपके साइज है, आपने अपनी साइज की एंटिटी को अक्वायर किया। जब आप एक्विजिशन करते हो तो जो फाइनेंस, जो भी आपके सारे एसेट्स वगैरह हैं, जो भी आप अक्वायर करते हो उन्हें आप फेयर वैल्यू पे अक्वायर करते हो। फेयर वैल्यू में देयर इज अ लॉट ऑफ जजमेंट, बिकॉज फेयर वैल्यू तो मार्केट वैल्यू होती है, कुछ भी हो सकती है। अब आपकी जो एंटिटी है, आप गए मैनेजमेंट के पास, आपने बोला कि मुझे बताओ सारी फेयर वैल्यूज
हर जो अगर 1000 एसेट्स लिया, 1000 एसेट्स की फेयर वैल्यू वर्किंग को उनने दी ही नहीं, फेयर वैल्यू वर्किंग से नहीं दी, तो आपके सारे एलिमेंट्स में आप चेक नहीं कर पाए कि फेयर वैल्यू सही है नहीं है, सही नहीं है, तो आप पूरे फाइनेंशियल को ही नहीं चेक कर पाए। उस केस में आपका क्या होगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है सर, वेरी इंपॉर्टेंट 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 सर, आपका कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या सॉरी लेट मी नॉट राइट इट लाइक दैट, आपका कोई भी मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपका कोई भी लिमिटेशन है ऑन स्कोप, ठीक है, परवेजिव नहीं है, परवेजिव है, ठीक है, बट पूरा इमटेरियल, मिसस्टेटमेंट भी इमटेरियल, लिमिटेशन ऑन स्कोप भी इमटेरियल है सर। परवेजिव हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम हर जगह इसमें क्लीन ओपिनियन, बिकॉज फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क भी तो पड़ना चाहिए। लो हम तो these are we are making these for the users, नो, अगर यूजर्स को फर्क ही नहीं पड़ेगा तो हम क्यों डिस्क्लेम करेंगे, हम क्यों उसमें एडवर्स ओपिनियन देंगे, एज सिंपल एज। ठीक है, इससे आपका पूरा पोर्शन खत्म हो जाता है, आपका प्यार से ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से क्लोज करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स, इसके बाद अपना 10 मिनट में ऑडिट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ऑडिट ओपिनियन की अगर मैं बात करूं, ऑडिट ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हमारा होता है अनक्वालिफाइड बोल लो, अनमॉडिफाइड बोल लो, क्लीन ओपिनियन बोल लो। सिंपली बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, दे प्रेजेंट फेयरली इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, हमें नहीं मिला है। ठीक है, इसमें इसके लिए हमने क्या दिया, रीजनेबल एश्योरेंस है। फिर हमारा आता है क्वालिफाइड ओपिनियन, जिसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। दिस इज व्हाट सर, दिस इज अ मॉडिफाइड ओपिनियन। तो अगर मैं इसमें बात करूं व्हाट इज अ क्वालिफाइड ओपिनियन, तो हम बोलते हैं जो स्पेसिफिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट दैट इज परवेसिव नहीं है, इट इज मटेरियल बट इट इज नॉट परवेसिव। चाहे मटेरियल में स्टेटमेंट हमें मिला हो या फिर उस पर लिमिटेशन ऑफ स्कोप हो, फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। ठीक है, ये नॉट परवेसिव मतलब इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, स्पेसिफिक एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसमें हम लोग कैसे देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट और एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स और एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ। फिर आ जाता है सर आपका एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन भी सर आपका मॉडिफाइड ओपिनियन होता है। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें हम लोग बोलते हैं कि सर गलतियां हैं एंड परवेसिव है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है विच आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, एंड हमने बात किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड डिपार्ट फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर हमारा आ जाता है सर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये भी सर आपका फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ स्कोप है, हमने बोला मटेरियल है, परवेसिव भी है, इसमें तो हम बोलते हैं कि ऑडिटर्स हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते ओपिनियन, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हम तो चेक ही नहीं करते। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, immaterial misstatements और immaterial limitation of scope is immaterial limitation of scope में we always give a clean opinion। ठीक है, जब भी सर हमारा मॉडिफाइड रिपोर्ट होता है, जब भी हमारा रिपोर्ट होता है ऑडिट रिपोर्ट में, हम एक बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा देते हैं इवन इफ इट इज क्लीन, बट जब भी मॉडिफाइड रिपोर्ट देते हैं तो हम बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा देते हैं, उसमें हम पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमने क्यों किया। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट कंटेन्स अ बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ व्हेन देयर इज रीजन फॉर मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब बहुत छोटे छोटे से हैं काम। ठीक है, 10 मिनट में हमारा क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले हमारा आता है आपका लिस्टेड एंटिटीज की रिक्वायरमेंट। सर लिस्टेड एंटिटीज की, ये सब यूएस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हम लोग लिस्टेड एंटिटीज के बारे में 3 रिक्वायरमेंट्स करेंगे, 3 रिक्वायरमेंट्स करेंगे, हमारे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको क्या बोलते हैं, पब्लिकली ट्रेडेड। हम लोग अपने कूल वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पब्लिकली ट्रेडेड बोल लो, पब्लिकली कोटेड बोल लो। सबसे पहले ऑडिट इज मैंडेटरी। क्या ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर व्हाट, फॉर ऑल द कंपनीज, बताओ, इंपॉर्टेंट फॉर एन एमसीक्यू, नो सर, इट इज ओनली मैंडेटरी फॉर लिस्टेड एंटिटीज। अब इससे पहले सब लोग जूते निकाल के मेरे मुंह पे फेंके, तुम लोग ना ध्यान से सुनो, इस पे सब लोग गलती करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएस। इंडिया में ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी, दिस इज नॉट द केस इन यूएस। यूएस में ओनली लिस्टेड कंपनीज जो एसईसी के पर्व्यू में आते हैं, एसईसी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो वहां का सेबी है, उनके जो भी पर्व्यू में आते हैं सिर्फ उनको ऑडिट कराना होता है और किसी को ऑडिट नहीं कराना होता। तो जो बाकी जो आपकी अनलिस्टेड एंटिटीज है वो क्या करेंगी सर, वो ऑडिट कर सकती हैं अगर वो वॉलंटरली करनी है, उन्हें खुद ही करना है।
अगर कोई रेगुलेटर रिक्वायर करे, सपोज वहां के, आई एम टेकिंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर वहां के इंश्योरेंस अथॉरिटी चाहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज करे, तो अनलिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज को करना पड़ेगा। से फॉर इंस्टेंस हम लोग किसी और ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, जैसे इंडिया में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि हम लोग अपना अनलिस्टेड कंपनीज भी ऑडिट करेंगे, तो कराना पड़ेगा। या अगर कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट की वजह से करना पड़ता है, से फॉर इंस्टेंस मैंने बैंक से 1,000 करोड़ का लोन लिया, मैंने 1,000 करोड़ का लोन लिया, तो फिर मुझे बैंक को स्टेटमेंट देनी पड़ेगी हर साल, एनुअल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देने पड़ेंगे। तो वो लोग इंटरेस्टेड होंगे ना कि मैं तो कुछ अपना मैसअप नहीं कर रहा बुक्स को, मैं ढंग के बुक्स दे रहा हूँ, तो उस केस में आई विल हैव टू गेट इट ऑडिटेड एज पर कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव, बी केयरफुल प्लीज, इंडिया का मत लगाना यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है सेकंड जो हमारा आ जाता है, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑडिट कमिटी। हमें एक इंडिपेंडेंट जो है ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। ऑडिट कमेटी कुछ नहीं होती, एक कमेटी होती है ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी ही एक सब कमेटी होती है, उनका एक ग्रुप बनता है बोर्ड से जो इंडिपेंडेंट होता है। अगेन इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑडिट, बिकॉज हम लोग पहले इट इज एनी विच वे इज अ थर्ड पार्टी एग्जामिनेशन, वो इंडिपेंडेंट होगी, दे विल ओवरसी द ऑडिट प्रोसेस। ये होगी एंटिटी की ही, बट उनका काम होगा कि ऑडिटर को अपॉइंट करना है, ऑडिटर ढंग से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, ओवरऑल जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा। देखो पढ़ लो, बहुत सिंपल सा। ये जो अगर मैं बात करूँ, देखो रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टेड पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, सबसे पहले तो हमने बात किया जो ऑडिट है वो मैंडेटरी है, बट जो आपका अनलिस्टेड एंटिटीज है वो कब कर सकती है, वॉलंटरीली, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या एक्सटर्नल पार्टी रिक्वायरमेंट्स, जैसे लेंडर्स की बात कर ली। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, ओवरसी करता है ऑडिट प्रोसेस। थर्ड जो सर आपका पॉइंट होता है, थर्ड आपका होता है कैम या कैम। सर ये कैम कौन है, मॉडर्न फैमिली वाला कैम? नहीं सर, ये जो कैम है दिस इज की ऑडिट मैटर्स। इसको ये दिस इज सेम एज क्रिटिकल ऑडिट मैटर्स। ये सर डिफरेंस क्या है दोनों में? तो कुछ नहीं है, सेम है। इसको बस यूएस में क्रिटिकल ऑडिट मैटर्स बोलते हैं। सर ये क्या है? सर कैम है, अगर बताओ 2 मिनट में क्लोज हो जाए, ठीक है। कैम आर बेसिकली द एरियाज विच इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ऑडिट के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज थे ड्यूरिंग एन ऑडिट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर एक एंटिटी है, जैसे मैंने बिजनेस से कॉम्बिनेशन का बात किया, आपने एक एक्विजिशन की है, एक्विजिशन में जो भी आप एसेट्स को लोगे वो आप फेयर वैल्यू पे करोगे, तो जो भी 1,000 एसेट्स आपने लिए उन 1,000 एसेट्स को आप फेयर वैल्यू करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक एक की फेयर वैल्यू पे टाइम लगाओगे। जो आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड आइटम्स होते हैं, जैसे इन्वेंट्री काउंट्स हो गए, आपका प्रोविजनिंग चेकिंग होगी, वो तो नॉर्मली हो जाएगी, बट दिस इज अ स्पेशल इवेंट, इस पर आपके क्या ज्यादा एफर्ट्स लगे हुए होंगे, किसके, ऑडिटर के। अनदर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी आईएफआरएस जो है वो अडॉप्ट किया है, तो आईएफआरएस 1 के हिसाब से फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के हिसाब से आपकी थर्ड बैलेंस शीट बनती है। आपको अपना आपके सारा कन्वर्जन के लिए सारे एक्सेप्शन वगैरह आपको प्रॉपर कन्वर्ज करना पड़ता है। उसके रिस्पेक्ट में सर सबसे ज्यादा काम कहाँ गया होगा, ऑडिटर का चेकिंग उसमें लगा होगा, बिकॉज ज्यादा प्रोन टू, ज्यादा ससेप्टेबल, ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ज्यादा मैनिपुलेशन वहां हो सकती है, तो ज्यादा एफर्ट्स वहां गए होंगे। तो कैम में बेसिकली आपका जो ऑडिटर का ज्यादा टाइम, ज्यादा एफर्ट्स लगा है, उसको हम रिपोर्ट करते हैं। any information in CAM is only to for the user to better understand the audit process. This is not a modification. ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज any matter reported in key audit matters or critical audit matter is not a modification. ठीक है, चलो। ऑडिट रिपोर्ट टू इंक्लूड अ की ऑडिट मैटर और अ क्रिटिकल ऑडिट मैटर पैराग्राफ, इसको हम यूएस पे क्रिटिकल ऑडिट मैटर कहते हैं। दीज आर मैटर्स व्हिच इन द ऑडिटर्स ओपिनियन वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। ठीक है, लास्ट टॉपिक सर आपका आ जाता है यहाँ पे, चलो चलो बस 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑन आईसीएफआर। ठीक है सर, व्हाट इज आईसीएफआर? आईसी ओवर एफआर और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस, ठीक है, जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। आपके इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं सर? ये प्रोसेसेस होते हैं। क्या होते हैं सर? प्रोसेसेस होते हैं। कौन डिप्लॉय करता है? मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी डिप्लॉय करती है, ताकि मैनेजमेंट कैन ऑब्टेन अ रीजनेबल assurance that the entity achieves
इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सर के ऊपर से गया। सर इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल कुछ नहीं होता, जो भी आपके मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने कुछ प्रोसेसेस, कुछ सिस्टम्स, कुछ चेक्स लगाए हैं एंटिटी में, ठीक है। वो जो चेक्स क्यों लगाए हैं? सो दैट जो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो पाए। अब दिस इज एन इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन। व्हेन वी मैरी दीज टू डेफिनेशंस टुगेदर, दैट इज आपका इंटरनल कंट्रोल्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली ऐसे चेक्स, ऐसे सिस्टम्स, ऐसे प्रोसेसेस जो मैनेजमेंट ने लगाए हुए हैं इन एन एंटिटी, सो एज टू इंश्योर कि जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है, वो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए विच आर ट्रू एंड फेयर, सो दैट आपका अकाउंटिंग ठीक हो। एज सिंपल एज दैट। मैनेजमेंट ने जो भी ऐसे प्रोसेस डाले थे कि एंटिटी में कोई इश्यू ना हो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक। से फॉर इंस्टेंस आपका आप एक कैशियर हो, ठीक है। आपको कैश मिलती है तो फिर आप उस हिसाब से अपना जर्नल में एंट्री, आप ही जर्नल में एंट्री करते हो, ठीक है। अब कैसे आपका अकाउंटिंग प्रोसेस काम करता है? जर्नल में एंट्री होती है, वो पोस्ट होती है, लेजर में वो जाती है, ट्रायल बैलेंस से उससे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करेक्ट कि नहीं करेक्ट सर? अब मैं अगर बात करूं कि आपने कोई तो आपको कैश मिला 10,000 का, वो आपने एम्बेजल कर लिया, वो आपने चोरी कर ली, उसके अगेंस्ट आपने जर्नल में एंट्री भी डाल दी मिसलेनियस एक्सपेंसेस की, हमारा वैसे ही खर्चा हो गया, वो पोस्ट हो गया लेजर में, वो चला गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हो गया ना मैनिपुलेट। इसके अगेंस्ट एंटिटी ने क्या इस पे प्रोसेस, क्या चेक डाला है कि आप इस पे अपना जर्नल एंट्री डालोगे, बट लेजर में पोस्ट होने से पहले जो आपका सीनियर है वो उसको रिव्यू करेगा, वो चेक करेगा, तो फिर वो देखेगा कि ये 10,000 के कौन से एक्सपेंसेस, जाके उसको उससे पूछेगा कि भाई कौन से एक्सपेंसेस है। दीज आर चेक सो दैट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिमेन फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। जो ऑडिटर तो नहीं डालेगा ना, ये मैनेजमेंट ही डालेगा। तो फिर सर इसमें मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अगेन सेम एज फाइनेंशियल, जस्ट लाइक मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर preparation of financial statements, management is responsible for implementation of internal controls over financial reporting. ऑडिटर का क्या काम होता है? सर कुछ नहीं होता, ऑडिटर को यहाँ पे भी ओपिनियन देना होता है। किसके रिस्पेक्ट में? ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, कि ये जो इंटरनल कंट्रोल्स एंटिटी ने बनाए हैं ये इफेक्टिव है या नहीं है। ऑडिटर को सिर्फ ये करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। जस्ट लाइक वहां पे ऑडिटर को ओपिनियन देना है, यहाँ पे भी ऑडिटर को ओपिनियन देना। ये सर ये जो ओपिनियन है, दिस कैन ईदर बी गिवन एज अ सेपरेट ओपिनियन। सेपरेट ओपिनियन माने आप एक डिफरेंट रिपोर्ट दे दो, रिपोर्ट ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, और इट कैन बी गिवन एज पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें आप अपना ओपिनियन ऑन द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो एज अ सेपरेट पैरा। उसमें आपने एक सेपरेट पैरा दे दिया ऑन ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। सर इसमें बात आती है, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है एंड जो रिपोर्ट है आपका ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, आर दे इंडिपेंडेंट और आर दे लिंक्ड टू ईच अदर? आंसर इज, जो हमारा सीएफए के हिसाब से और जो आपको भी एग्जाम के लिए याद करना है, दे आर इंडिपेंडेंट। If there is a modified report on the financial statements, can there be an unmodified report on effectiveness of internal controls? Yes. If there is an unmodified report on financial statements, can there be a modified report on internal controls? Yes. आपका कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा, वो डिफरेंट चेकिंग होगा। हम लोग फॉर द पर्पस ऑफ सीएफए हम उसकी लिंकेज नहीं करेंगे। बस आपका एग्जाम के लिए खत्म हो गया। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो प्लीज मुझे बता देना कि ये सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आई एम वेरी, इसके बाहर से आपको कुछ नहीं आएगा। Reporting on ICFR in the US. So what are internal controls over financial reporting? These are companies' personnel processes systems to ensure that the financial reporting process is sound, कि उसमें कोई गलतियां नहीं हो रही, ठीक है। Now as per SOX, SOX आपका क्या है? Sarbanes-Oxley Act जो आपका है as per 2002, जो आपका एनरॉन स्कैंडल के बाद इंप्लीमेंट हुआ था। As per SOX, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ आईसीएफआर। ये एक्चुअली मैंने पोर्शन लिया भी आपका सार्बेन्स-ऑक्सली एक्ट से। सो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ आईसीएफआर। तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? ऑडिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओनली टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, और कुछ नहीं है उसकी। किस पे? ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ आईसीएफआर। दिस कैन ईदर बी गिवन एज अ सेपरेट ओपिनियन और इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट इन द ऑन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो पैराग्राफ है उसमें हम अलग से स्टेट कर लेंगे। सर ऑडिटर की ओपिनियंस कैसे चेंज होंगे? अब ये देखो, वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपका ओपिनियन क्या है, आईसीएफआर पे ओपिनियन क्या है, एंड क्या ये परमिटेड या नहीं परमिटेड है? वेरी सिंपल। क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाइड है तो आपका आईसीएफआर पे अनमॉडिफाइड दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनमॉडिफाइड है, आप आईसीएफआर पे मॉडिफाइड दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। क्या आप दोनों में अनमॉडिफाइड दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। क्या आप दोनों में मॉडिफाइड दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है सर।
ओके विद दिस हमारा ऑडिट की पूरी रिवीजन होती है कंप्लीट। आप इसको आराम से देख लेना, ये नोट डाउन कर लेना आराम से। आप इसमें बेसिक जो पॉइंट्स है ऑडिट की डेफिनेशन है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका इसमें पोर्शन आ जाता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, अरे आपका ऑडिट ओपिनियंस पे है कि आपका मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड में आपको क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर कब क्या जाता है, ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना कि इन मटेरियल के केस में आपका क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है पब्लिकली लिस्टेड का की जो 3 रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैंडेटरी है, वॉलंटरी है, आपका कैम का क्या केस है, एंड आपका ऑडिट कमेटी का क्या है, रिपोर्टिंग ऑन ICFR वाला में आपका क्या है क्या नहीं है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओपिनियन कैसे दोगे एंड क्या वो लिंक्ड है नहीं है। ठीक है सर, इतना आप देख लोगे तो आपका ये क्लोज हो जाएगा। विद दिस हमारा ये होता है कंप्लीट, काफी मिल लेना, ठीक है। ओके जी, इफ यू लाइक दिस प्लीज ड्रॉप अ लाइक, प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। आई बी पोस्टिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट लाइक दिस। प्लीज ड्रॉप इन कमेंट्स आपको अगला कौन सा टॉपिक सुनना है, एंड इफ यू लाइक द वीडियो आई वुड ग्रेटली ग्रेटली अप्रिशिएट, एंड या ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून। गुड बाय, टेक केयर।